हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी क्लब। तो आज का वीडियो है आपका सॉल्यूशन ऑफ जो आपका 2024 का यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर है। पेपर कोड है आपका A24 IJ। तो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके MCQ क्वेश्चन। तो इसका देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो इसका ऑप्शन होगा सी आपका बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक। सेकंड है आपका व्हेन लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन दे मूव फ्रॉम। तो देखो जब भी हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक है, तो हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, a denser medium to rare medium। थर्ड आता है आपका the focal length of convex lens is 15 centimeter, the image of an object placed 30 centimeter away from lens will be। तो यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो फोकल लेंथ हमारी प्लस में होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है 30, तो यू आपका क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के क्या होता है, लेफ्ट साइड प्लेस होता है। हमें निकालना है वी। ठीक, वी हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपका लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमारी 1/50, वी हमें निकालना है माइनस u आपका क्या है माइनस का 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/15 = 1/v प्लस 1/30। अब ये 1/30 आपका इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 = 1/v। एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, 15 2 = 30 1, तो v हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखो v हमारा क्या है, प्लस का आया है, तो यानी कि जो हमारा इमेज है वो लेंस के कहाँ बनेगा, अदर साइड बनेगा। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ना बन के किधर बनेगा, अदर साइड। तो हमारा और ये जो हमारा m है, हम अगर m देखें तो m अगर हम निकालें v/u। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमारा v कितना है 30, u कितना था -30, तो ये आता है माइनस का 1। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या आया है 1, यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा, सेम साइज का होगा एज ऑब्जेक्ट। लेकिन ये माइनस की वैल्यू, इसका मतलब है कि जो इमेज है हमारी वो क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड of the same size as the object at 30 centimeter on the other side of the object। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, when white light passes through a prism the color of the emergent light distant from the base of prism। तो देखो हमारा प्रिज्म इस तरह से बनता है, जब हमारी लाइट पास होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा सबसे जो बॉटम पे आती है हमारी क्या होती है वायलेट, और अपर पार्ट पे होती है हमारी रेड। तो यहाँ पर ये पूछा गया जो बेस है इससे सबसे दूर कौन सी आपकी लाइट रे होगी, तो ये आ जाएगा हमारा रेड। तो यहाँ का फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है आपका एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, तो इक्वल टू क्या होता है Q/T। आई क्या है करंट, इसको हम लोग किससे लिखते हैं एम्पियर से। Q हमारा क्या है कूलाम, यानी कि चार्ज है आपका, और T क्या है सेकेंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, तो यानी कि ये हमारी किसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है आपका, वो सिक्स में पूछा गया है 2 वायर से रेजिस्टेंस हमारे R1 R2 के। ठीक है, और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब करंट इनमें I1 हो रही है फ्लो और I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो H1 और H2 का रेशियो है वो क्या होगा, तो देखो हमारा H1 क्या होता है I1² R1 और I2 R2। ठीक, लेकिन हमारे ये क्या है कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होगा, यानी कि V = I1 R1 V = I2 R2। वोल्टेज हमारा पैरेलल में सेम होगा, तो यानी कि I1 R1 = हम क्या रख सकते हैं I2 R2। तो हम I2 की जगह क्या लिख सकते हैं I1 R1 अपॉन R2। तो यहाँ पर हम I2 की जगह प्लेस कर दे
I1 स्क्वायर R1 अपॉन I2 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा I1 R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर R1 अपॉन I1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो देखो R2 से R2 एक खत्म, एक R2 बचा, यहाँ पे R1 से R1 खत्म, एक R1 बचा, तो आपका ये R2 ऊपर जाएगा और I1 स्क्वायर से I1 स्क्वायर खत्म, तो आपका बचेगा R2 अपॉन R1। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो 6 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट होगी आपका 7 का बी ऑप्शन, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब आपका ये आता कैसे है, देखो फोर्स इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं ये यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक, आई क्या हो जाएगा आपका एम्पियर, और लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, ठीक। बी की हमें यूनिट निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज न्यूटन के अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8th, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मेथेन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th में देखो, 9th का ऑप्शन आपका देखो जो होमोलोगस सीरीज है, इसमें हमारा डिफरेंस कितने का होना चाहिए, हमारा CH2 का डिफरेंस होता है सक्सेसिव हमारी जो मेंबर्स है, ठीक। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में आपको दिया है CH4 एंड C2H6। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये हमारी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। 11th है आपका pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो देखो प्योर वाटर हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल, तो इसका हमारा pH कितना होगा 7, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th आपका एंटीमनी, एक मेटलॉइड है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 आपका है जो आपका एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल की जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इनको हीट करते हो तो हमारा क्या बन जाता है, आपका CH3CO2H5। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एथिल एथेनोएट। ये एक क्या होता है, ईस्टर होता है, स्वीट स्मेल, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 एनर्जी करेंसी इन सेलुलर प्रोसेसेस, ATP, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन होगा लीवर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गॉल ब्लैडर कर देते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर इज इनकरेक्ट। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, हमारा इसका फॉर्मेशन होता है, स्टोर होता है, लेकिन जो सेक्रीशन होता है वो आपका लीवर करता है, तो इसका बी सही होगा। 16 है पॉलन सैक, यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा होते हैं जो आपके प्लांट्स के क्या है, मेल गैमेट से, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 है बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप, तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ में ही बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 18 है एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसका ऑप्शन पपाया होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लावर ऑफ पपाया। 19 नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन 120/80, 120 आपका क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर। 20 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन में देखो आपका बी ऑप्शन सही है, ग्रास, गोट, ह्यूमन। ग्रास क्या होगा, गोट खाएगी, और गोट को ह्यूमन, आप मिल्क भी ले सकता है गोट का, या फिर डायरेक्ट वो गोट को भी खा सकता है। तो ये आपके हो गए MCQ। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, ठीक है, पार्ट बी है यहाँ पे। इसका पहला क्वेश्चन है 21st, यहाँ पर दिया है द इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर from a convex mirror is half the length of the object, यानी कि जो हमारी इमेज की हाइट है H2 क्या है, H1 की क्या है, हाफ, ठीक। H1 क्या होती है हमारी, H1 क्या होती है हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, H2 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ बनी है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले हमें देखो
m इक्वल टू मैग्निफिकेशन पता होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो यहाँ पे h2 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ यानी कि h1 अपॉन 2 आपका h1। v हमें निकालना है, u हमें क्या दिया है 25, तो ये 25 हमारा क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल टू v अपॉन 25। तो v हमारा कितना आ गया 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये कहाँ बनेगा राइट साइड। ठीक, अब निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो देखो आपको v पता है, u पता है, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ v हमारा कितना आया है आपका 12.5, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस 25 था। ठीक, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 25। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 22। देखो 22 में क्या है, ऑन प्लेसिंग अ कॉनकेव लेंस इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट रे दे फोकस ऑन द एक्सिस इन द बैक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक, तो यानी कि जो इमेज है हमारी वो कहाँ बन रही है 20 सेंटीमीटर में, और आपके लेंस की लेफ्ट साइड ही बन रही है। ठीक, तो यानी कि v हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। अब ये दिया है इन द एब्सेंस ऑफ लेंस वेयर डू द रे फोकस इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30। फोकल लेंथ हमारी क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव लेंस है तो ये हमारी क्या हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर हमें निकालना है अगर लेंस हम नहीं रखते हैं तब हमारी रे कहाँ पे फोकस होंगी। ठीक, तो यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है u। ठीक, तो जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी कितनी है 30 माइनस की। ठीक है, v हमारा है माइनस 20 माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन यू को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हुआ माइनस 1 अपॉन 20, ये 1 अपॉन 30 इधर आया प्लस का हो गया आपका, तो ये एलसीएम आपका 60 आया। यहाँ पे क्या हो गया माइनस 23 जा 60 प्लस 32 जा 60, तो माइनस 1 अपॉन 60। तो u आ गया हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर हम कॉनकेव लेंस नहीं लगाते यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लेंस द रे वुड फोकस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्योंकि ये माइनस का आ रहा है तो आपको ये थ्योरी लिख देनी है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस द रे वुड फोकस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखो नेक्स्ट आपका 23 क्या दिया हुआ है, हाउ कैन द 3 रेजिस्टेंस, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हैं 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। तो इनको हम किस तरह से कनेक्ट करें कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए 4 ओम, और दूसरी कंडीशन दी है कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो देखो 4 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम 3 और 6 को पैरेलल में ऐड कर दे, अब पैरेलल में ऐड करने से क्या होता है जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो हम सबसे पहले 3 और 6 को अगर पैरेलल में ऐड कर दें तो हम इस तरह ऐड करेंगे तो टोटल हमारा इन दोनों का कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया आपने तो ये आ गया 3/6 यानी कि 1/2। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 2 ओम। अब इस 2 ओम को जो हमारा पहला वाला है इसके साथ हम सीरीज में ऐड कर दें तो R इक्वल टू क्या होगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारा क्या आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक, तो इसको अगर डायग्राम्स के साथ शो करना है तो हम ऐसे दिखा देंगे, ये आपका 2 ओम हो गया और ये 3 और 6 को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा R इक्वल टू 4 ओम। अब सेकेंड में लाना है हमें 1 ओम। तो यहाँ पर हम क्या करें तीनों को पैरेलल में ऐड करेंगे क्योंकि पैरेलल में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्मॉलर से भी
कम आता है। ठीक, तो हम इस तरह से दिखा देंगे आपका 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो आपका 1/R टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 6/6। तो R कितना आ गया हमारा 1 ओम। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट है आपका 24। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, नेम वर्किंग एंड कलर ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो 3 टाइप के वायर्स होते हैं आपके, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग वायर। उनके क्या इंसुलेशन के कलर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ताकि हम उनको इजिली क्या करें डायग्नोस कर दें। तो वो तो देखो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, आपका जो लाइव वायर है वो किस कलर का इंसुलेशन होता है, उसमें रेड कलर का। ठीक, अब लाइव वायर में जो हमारी मेन करंट होती है वो लाइव वायर में फ्लो करती है, यानी कि 220 वोल्टेज पे, इस पे कितना वोल्टेज लगता है 220 का। सेकेंड वायर होता है आपका न्यूट्रल वायर, ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक या ब्लू। ठीक, अब इसमें हमारा क्या होता है, करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ये 0 वोल्ट पे रखा जाता है। अब लाइव वायर और जो आपका न्यूट्रल वायर है, इसमें जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होती है। थर्ड आता है आपका अर्थ वायर, इसमें जो इंसुलेशन का कलर होता है वो ग्रीन होता है। अर्थ वायर का यूज क्या है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, इनमें क्या होती है, एक मेटालिक बॉडी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बाय एक्सीडेंटली जो आपका लाइव वायर है वो उनकी बॉडी से या टच हो गया, तो क्या होगा, करंट हमारी उस इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के जो आउटर बॉडी है उस पे आ जाएगा। अब बाय चांस अगर हमने उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को टच किया तो करंट क्या होगा, हमें लगेगा, शॉक लगेगा। तो इसके लिए एक अर्थ वायर जो है उस इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के बॉडी से जुड़ा होता है। ठीक, तो जो भी करंट आएगा उसकी बॉडी में तो वो अर्थ वायर से होता हुआ वापस क्या होता है, अर्थ में चला जाता है। और ये अर्थ वायर या तो आपका पावर स्टेशन या आपके जो मेन स्टेशन होगा वहां पर ग्राउंड में एक कॉपर की थिन वो पत्ती टाइप से लगा दिया थी, तो आपका वो करंट कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो ये अर्थ वायर जो है इसका यूज होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं जिनके मेटालिक बॉडी है तो उससे हमें शॉक ना लगे, तो शॉक से बचाने के लिए होता है। तो ये हो गए हमारे सारे यूजेस। 24 का ऑप्शनल क्वेश्चन देखो, ऑन विच फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड, राइट एंड एक्सप्लेन द नेम ऑफ द लॉ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो देखो आपका 24 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें देखो आपको पूछा गया है करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह का हमें डायग्राम को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे करंट हमारी कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है सबसे पहले डिपेंड किस पे करती है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो जो हमारी करंट फ्लो हो रही है उसकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर करंट हम बढ़ाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड है जो हमारा कंडक्टर वायर, अगर इससे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका जो इसके लॉ है, कैसे हम डायरेक्शन पता करें। तो पहला लॉ है देखो आपका मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जो हमारा थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या दिखाती है, करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स क्लोज होती है वो दिखाती है हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे आपका ये आपका थंब है, ठीक, थंब हमें क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी करंट। तो थंब हमें क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन। तो जैसे ये कंडक्टर वायर है, हमारी करंट कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स क्लोज करेंगे तो वो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर जा रही हैं वो हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन लग रही है। यानी कि अगर हमारी करंट अपवर्ड जा रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब जैसे कॉर्क है, ठीक, तो जब हम इसको
क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉर्क इनर साइड जाता है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं ऐसे करंट हमारी कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये आपको लिखना है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये दोनों ही रूल यूज करते हैं हम लोग टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका 25th में हमें क्या बनाना है, कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। पहला है आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये H3 हमने जोड़ दिए, उसके बाद आपका दूसरा कार्बन आ गया, तो ये आपका इधर किससे जुड़ गया, 2 हमने इसको ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, और एक हो गया आपका O फिर H, तो ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक एसिड का। सेकेंड आपका दिया है मेथेनल। मेथेनल आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो हम लोग इसको इस तरह से दिखा देंगे, HCH, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका क्या, मेथेनल। नेक्स्ट है आपका 25 का जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें दिखाना है 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो प्रोपेन हमारा क्या होगा, इसमें 3 कार्बन्स होंगे। ठीक, अब हमें क्लोरो भी जोड़ना है, यानी कि क्लोरीन ऐड करना, हमने क्लोरीन ऐड कर दी, बाकी हमने क्या कर दिया, इसमें हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये एल्केन है तो हमारे सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। फोर्थ आपका है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन, तो नाइट्रोमेथेन का आपका फॉर्मूला होता है CH3NO2। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया आपका N, ये ऑक्सीजन से जुड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास आपके 2 बॉन्ड तो नहीं हो रहा है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन के पास आ गया आपका एक प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। अब आपका है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिख देंगे। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। हमारे क्या होते हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नीचे वाले कम रिएक्टिव। उसके बाद हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज की उसके 2 एप्लीकेशन से बताना है। तो पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है, प्रिडिक्टिंग रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड। अब देखो वाटर और एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, अब कौन सा केमिकल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा, तो ये हमें पता चल जाता है उसकी पोजीशन कहाँ पर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो मेटल्स जो हायर होंगी सीरीज में, अपर पार्ट में होंगी, तो वो क्या होंगी, ज्यादा रिएक्टली क्या करेंगे, रिएक्ट मोर रिएक्टली विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो हमें होने वाली जो रिएक्शन है उसके बारे में आइडिया लग जाता है। ठीक, सेकेंड इसका एप्लीकेशन है कोरोजन प्रिवेंशन में। अब देखो जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसकी अगर हम कोटिंग कर दें लेस रिएक्टिव मेटल में, तो हम मेटल को क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। जैसे आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिंक की कोटिंग आयरन में करते हैं, जिंक हमारी क्या है, आयरन से मोर रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से हमें इन चीजों में काफी हेल्प मिल सकती है। इसमें 2 एप्लीकेशन पूछे गए, मैंने 3 दिए, आपको जो इजी लगे वो लिख सकते हैं। जैसे थर्ड है आपका एलॉय डिजाइन। The reactivity series helps select suitable metals to create alloy with desired property. अब alloy क्या होते हैं, हमारे 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को हम मिला के बनाते हैं ताकि हम बेटर कुछ बना सके। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस मेटल को किस मेटल के साथ हम लोग मिला सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। 26 के सेकंड में क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय। तो यानी कि एलॉय की हमें डेफिनेशन लिखनी है। राइट द नेम्स एंड यूजेस ऑफ 2 मेन एलॉयज ऑफ कॉपर। और कॉपर के हमें 2 एलॉयज के नाम भी लिखना है और उनका यूजेस। तो सबसे पहले हम एलॉय की डेफिनेशन लिख देंगे। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals and small amounts of non metal। एग्जाम्पल जैसे आपका स्टील हो गया, ब्रॉन्ज। अब हमें सेकंड पार्ट में बताना है 2 एलॉय ऑफ कॉपर। तो पहला हमने ब्रास लिखा,
ब्रास क्या है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर आपका 80%, जिंक 20%। अब जो ब्रास है वो क्या है? मोर मैलिएबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन प्योर कॉपर। मैलिएबिलिटी क्या होती है? जिसमें हम किसी भी मेटल को पीट के हिट करके क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ब्रास है वो मोर मैलिएबल है देन कॉपर, और इसका कलर भी क्या होता है? मोर गोल्डन। आपका ब्रास का यूजेस क्या है? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स, वायर्स, ट्यूब, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड ऑर्नामेंट। सेकेंड आपका है इसका ब्रॉन्ज। दिस इज ऑल्सो एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर आपका इसमें 90% होता है, टिन इसमें 10%। ब्रॉन्ज क्या है? वेरी टफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ब्रॉन्ज के यूजेस क्या है? फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, कॉइन्स, मेडल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड शिप्स प्रोपेलर। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 27। यहाँ पर आपको IUPAC बताना है। तो देखो ये है HCHO, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, और उसके बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ठीक। सेकंड है आपका ये प्रोपीन होगा, डबल बॉन्ड है, और आपके कार्बन कितने हैं? 2, तो प्रोपीन हो जाएगा। 27 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, अ कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक, सो इट रिक्वायर्स 4 more electrons to achieve the stable 8 electron inert gas electron arrangement which it gets by sharing। अब देखो हमारे कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है कि हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं? ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और स्मॉल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम्स के पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसके लिए इजी क्या होता है कि वो शेयरिंग कर ले। सिंस 1 कार्बन एटम रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, therefore the valency of carbon is 4। उसको 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारी वैलेंसी कितनी आएगी कार्बन की? 4। और इसको हम लोग बोलेंगे सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C कार्बन लिखा और आपने 4 ऐसे डैश बना दिए, तो ये क्या हो गया? हमारे कार्बन की 4 वैलेंसी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 27 का थर्ड, राइट द केमिकल नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। What happens when baking powder is heated? तो सबसे पहले देखो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaHCO3। एक्शन ऑफ हीट दिखाना है कि जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? When solid sodium hydrogen carbonate is heated then it decomposes to give sodium carbonate evolution of carbon dioxide gas। रिएक्शन हम शो कर देंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका बेकिंग सोडा हो गया, हीट, तो आपका किसमें ब्रेक हो गया? ये सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर। ठीक, तो ये आपको रिएक्शन ऐसे लिखनी है। उसके बाद आपका 27 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें राइट क्या करना है आपको? शॉर्ट नोट्स लिखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है? उसकी डेफिनेशन लिखना है, और एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है? एक रिएक्शन लिखनी होगी। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Those reaction in which two compounds react and exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराई, तो क्या होगा? सिल्वर क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और सोडियम नाइट्रेट से, तो क्या बन जाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि सिल्वर ने क्या किया? सोडियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने सिल्वर को। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। ठीक है, सेकंड है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हमारा कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही एक्वस लेते हैं। आपका सॉल्ट क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड है इसमें, तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? ये आपके जो एल्कीन्स होते हैं वो शो करते हैं। एल्कीन और एल्काइन हमारे क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल लिख दिया, एथीन रिएक्ट विद
हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू फॉर्म एथेन। तो आपने एथेन लिया, हाइड्रोजन निकेल कैटलिस्ट हीट, तो आपका क्या बन गया एथेन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुई, इसमें ऐड हो गई, तो ये कहलाई हमारी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका 28, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर डायग्राम जो बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है और उसको फंक्शन बताना है। तो इस तरह से आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, वेल लेवल्ड बनाना है। जैसे आपका ये डेंड्राइट हो गया, ये आपका क्या हो गया सेल बॉडी, साइटो ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, एक्सॉन हो गई, एक्सॉन में माइलिन शीथ हो गई फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, नर्व एंडिंग हो गई, साइनेप्टिक बटन। ठीक, अब आता है आपका फंक्शन। तो न्यूरॉन होती क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी मेन जो फंक्शनल है स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है हमारी न्यूरॉन। द न्यूरॉन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्स। तो जो भी हमारे बॉडी में मैसेजेस का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो किसकी हेल्प से होता है, हमारे न्यूरॉन के। तो इस तरह से आपको इसको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले आपको सेक्स क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या लिखेंगे आप, द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम एंड अदर इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। अब जो मेल होता है उसके पास एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास दोनों ही एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन। तो इसको आपको विद द डायग्राम शो करना होगा। मेल फीमेल, मेल में क्या हो गए एक्स और वाई क्रोमोसोम, यानी कि एक्स और वाई गैमीट्स होंगे स्पर्म के फॉर्म में। ठीक, फीमेल में दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग ओवम होंगे। अब जब जो मेल का एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म मिलेगा एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम से, तो क्या बनेगा एक्स एक्स जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा फीमेल चाइल्ड। जब वाई एक्स के साथ मिलेगा तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर इस एक्स का हम इस एक्स से दिखा देंगे तो फीमेल, और ये वाई फिर इधर एक्स से, तो ये हो गया मेल चाइल्ड। ठीक, तो यानी कि 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के और 50% मेल चाइल्ड के। देखो लास्ट क्वेश्चन है 31। इसमें आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेवल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है आपको सेम ऐसा ही ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द डायग्राम। तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। आपको डायग्राम दिया है, आपको ऐसे बनाना है विद प्रॉपर लेबलिंग, और आपको ये डायग्राम पूरे एक फुल पेज में बनाना है। आपके डायग्राम के 3 मार्क्स हैं और इसकी जो लेबलिंग है उसके 3 मार्क्स हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन इसमें, कोई भी पार्ट इसमें स्किप नहीं करना है। डायग्राम के साथ साथ आपको प्रॉपर लेबलिंग भी करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये आपका जो सोल्यूशन है 2024 का पेपर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पेपर से पहले एक बार इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड होते हैं और इससे आपको पैटर्न भी समझ गया कि आपका पेपर किस टाइप का होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और कल जो आपका साइंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।